हेलो इंजीनियर्स, मैं हूं शाहजेब और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर आप मान लीजिए आप कंक्रीट की बात करते हैं या फिर आप मोटर की बात करते हैं और उसमें आपके कौन कौन से टेस्ट अप्लाई होंगे, आपके फील्ड के टेस्ट हैं या फिर आपके लैब के टेस्ट हैं, आपके मटेरियल के कौन कौन से टेस्ट होंगे। तो ये सारी चीजें अगर आपको देखनी है तो आप कहाँ से उसको देखेंगे, कहाँ से आपको ये डेटा जो है कहाँ से आपको मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको मिलती है CPWD की स्पेसिफिकेशन में, ठीक है। या फिर आप मान लीजिए आपको किसी मटेरियल को स्टॉक करना है तो उसके नीचे का बेस कैसा होना चाहिए, वो ऊपर से कवर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको CPWD स्पेसिफिकेशन में मिलती हैं। अगर आपको सारे IS कोड्स की लिस्ट वगैरह जाननी है, जैसे कंक्रीट में कौन कौन से आपके IS कोड अप्लाई होंगे या कंक्रीट पे कौन कौन से टेस्ट हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको मिलती है CPWD स्पेसिफिकेशन में। और पहले से बहुत सारी वीडियोस में हमने CPWD स्पेसिफिकेशन में जो भी इंपॉर्टेंट चीज रहती है वो दिखाने की आपको कोशिश की है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारे कौन कौन से टेस्ट अगर हम किसी मटेरियल पे जानना चाहते हैं तो हमें वो कहां पर देखने को मिलेंगे CPWD में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं इसमें कई सारे आपके चैप्टर्स हैं, तो हर चैप्टर में हर मटेरियल के ऊपर आपका चैप्टर है, उसमें आपको सारे टेस्ट मिलेंगे जो कि आगे मैं आपको इसमें वीडियो में दिखाऊंगा। वैसे तो जो आपका CPWD स्पेसिफिकेशन है ये काफी ज्यादा लेंथी है, बहुत ज्यादा पेजेस है इसमें, तो सारे पेजेस तो आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है उसके लिए हम लोग वीडियो बनाते हैं और आपको बताते हैं कि अगर आपको इस पर्टिकुलर चीज के बारे में देखना है तो कैसे आप उसको इजिली वहां पर एक्सेस कर पाते हो। तो इसी के बारे में आज की वीडियो रहने वाली है कि अगर इन चीजों के बारे में आपको जानना है, सीखना है, तो आप CPWD को कैसे अपने यूज के लिए इजी बना सकते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आपका CPWD स्पेसिफिकेशन। ये आपको CPWD की वेबसाइट पे मिल जाता है। आप डायरेक्टली CPWD स्पेसिफिकेशन गूगल पे सर्च करेंगे, आपको पहली जो वेबसाइट मिलेगी CPWD की, वहां से आपको मिल जाएगा। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो आपका लेटेस्ट है ये आपका 2019 का है और इसका ये वॉल्यूम नंबर 1 है। वॉल्यूम नंबर 1 में क्या क्या आपको देखा है वो सारा आपको इसमें लिस्ट में देखने को आगे मिल जाएगा। इसका इंडेक्स क्या है, इसके 2 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। तो जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर हमें दे रखी है टेबल नंबर 1.1, ठीक है। अब इसमें क्या बता रखा है हमें, यहाँ पर ये हमें बता रहा है स्टोरेज एंड स्टैकिंग चेकलिस्ट क्लॉज 1.4.1 ये आपको दे रखा है, यानी कि आपको कैसे स्टोर करना है, कैसे स्टैकिंग करनी है, यानी कि स्टोर आप किस किस जगहों पे कर सकते हैं, किस मटेरियल को। जैसे कि अगर हम बात करें सीमेंट है हमारा मटेरियल, तो सीमेंट को आप किसी खुली हुई जगह में नहीं रख सकते, आप सन एक्सपोजर में उसको नहीं रख सकते, डायरेक्टली सनलाइट उस पर ना पड़े या फिर बारिश का पानी ना आए तो उसको आपको बंद, यानी कि किसी रूम में, किसी गोडाउन में बंद, ऊपर से जो कवर होगा वहां पर आपको रखना पड़ेगा। यहाँ पर जस्ट आपका कॉमन सेंस जो है वो काम कर रहा है, आपको पता है सीमेंट को डायरेक्टली सनलाइट में नहीं रखना है, बारिश का पानी नहीं आना चाहिए उस पर, ठीक है। या फिर आपका जो मॉइस्चर है आप डायरेक्टली उसको फ्लोर पे नीचे भी नहीं रख सकते हो, उसके लिए आपको ऑफ फ्लोर बनाना पड़ेगा, यानी कि कुछ आपने लकड़ी के पटले वगैरह रख दिए, उसके ऊपर आप सीमेंट स्टॉक करोगे। तो ये आपको सीमेंट के बारे में पता है, लेकिन हो सकता है बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हो जिसके बारे में आपको नहीं पता है, तो आपको CPWD स्पेसिफिकेशन से मिल जाता है कि आपको किसी भी मटेरियल को कैसे स्टॉक करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर इसने बता रखा है, सबसे पहले इसने हमें बता रखा है यहाँ पर सीमेंट, ठीक है, सीमेंट की बात कर रहा है ये। और इसमें आपको ये बता रहा है कि आपका बेस कैसा होना चाहिए, बेस के लिए ये आपको दे रखा है इसने। स्टैक आप कैसे करेंगे, यानी कि आप चट्टा लगाएंगे तो वर्टिकल होगा या फ्लैट होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, कैसा होगा वो यहाँ पर बता रहा है। और टाइप ऑफ कवर, यानी कि जो आपकी छत होगी वो ओपन होगी या फिर आपकी कवर्ड होगी, कैसी होगी, तो हर मटेरियल के सामने इन्होंने जो है यहाँ पर मार्क कर रखा है। जैसे कि अगर हम सीमेंट की बात कर रहे हैं तो सीमेंट की जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और जब हम बेस में देखेंगे तो यहाँ पर हमें पार्टिकुलर 3 बेस दे रखे हैं। 3 बेस हमें कौन कौन से दे रखे हैं, सबसे पहले हमें दे रखा है फर्म लेवल ग्राउंड, यानी कि आपने नॉर्मली चलने के लिए एक आपने जो ग्राउंड लेवल है उसको एकदम लेवल करके बना दिया, यानी कि एक नॉर्मल जो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो रोड बना दिया जाता है, कच्चा रोड है, यानी कि आपने मिट्टी में उसको लेवल करके बना दिया, तो ये आपका फर्म लेवल ग्राउंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसके सामने आपको टिक देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि सीमेंट डायरेक्टली आप फर्म लेवल ग्राउंड पे वहां पर जो है स्टॉक नहीं करोगे। इसके बाद आपका हार्ड फ्लोर आता है। हार्ड फ्लोर में क्या हो सकता है, हार्ड फ्लोर में आप मान लीजिए आपने कोई पेवमेंट डाल दिया या आपने टाइल्स पत्थर लगा दिया, ठीक है, तो ये आपका हार्ड फ्लोर हो गया। और नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर ऑफ फ्लोर। तो ऑफ फ्लोर में हम देखेंगे, ऑफ फ्लोर के आगे हमें जो है इसने टिक करके दिया हुआ है सीमेंट, यानी कि सीमेंट जो है आपका ऑफ फ्लोर पर रखा जाएगा, डायरेक्टली फ्लोर लेवल पे आपको नहीं रखना है, आपको थोड़ा सा उसको ऊपर उठा करके रखना है, या फिर आप पॉलिथीन शीट वगैरह का नीचे यूज कर सकते हैं, क्योंकि मॉइस्चर में अगर सीमेंट टच होगा तो सीमेंट के सारे बैग्स वहां पर खराब हो सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर दे रखा है। इसके बाद स्टैक की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको दे रखा है हीप्स, टियर्स, फ्लैट, वर्टिकल, ये आपको दे रखे हैं। तो इसमें आपको दे रहा है यहाँ पर टियर्स, यानी कि आपको टियर्स, यानी कि आप देखते हो कि सीमेंट के बैग जो है वो इस तरीके से एक के ऊपर एक रख दिए जाते हैं, तो ये आपका टियर्स के बारे में आपको यहाँ पर बता रहा है। और यहाँ पर इसने मार्क कर रखा है कि सीमेंट जो है एक के ऊपर एक आप इजिली रख सकते हैं। टाइप ऑफ कवर में आपको दे रहा है यहाँ पर ओपन,
ओपन बट कवर्ड और अंडर शेड। तो सीमेंट यहाँ पर आपको बता रहा है ये अंडर शेड में, यानी कि ऊपर से आपकी छत होनी चाहिए। छत आपकी कोई सी भी हो सकती है जिसमें से आपका डायरेक्टली सनलाइट या फिर आपका बारिश का पानी वगैरह ना आए, तो वो आपको अंडर शेड में सीमेंट को रखना है। इस तरीके से आपको यहाँ पर बता रखा है। अगर हम स्टोन एग्रीगेट की बात करें यहाँ पर, ठीक है, ये आपको बता रहा है स्टोन एग्रीगेट दूसरे नंबर पे। तो स्टोन एग्रीगेट के सामने आप देखेंगे कि इसके सामने कोई भी कहीं भी कोई मार्क नहीं है। इसका मतलब है कि आप कैसे भी बेस पे, आपका चाहे फर्म लेवल ग्राउंड है, हार्ड फ्लोर और फ्लोर है, कहीं भी आप किसी भी बेस पे स्टोन एग्रीगेट को जो है स्टोर कर सकते हैं। उसके लिए किसी स्टैक की जरूरत नहीं है, जैसे डालोगे आप स्टैक कर ही नहीं सकते उसका। आपका जो डंपर होगा वो डायरेक्टली स्टोन एग्रीगेट गिरा देगा, आप कहीं भी उसका ढेर लगा सकते हो। और उसके लिए कोई ऊपर से शेड वगैरह की जरूरत नहीं है। उस पर चाहे बारिश का पानी आ रहा है, उस पर धूप आ रही है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर इसने स्टोन एग्रीगेट के सामने कुछ भी मार्क नहीं किया है। इसके बाद अगर हम बात करें स्टोन एग्रीगेट फ्लाई ऐश एंड सेंडर, ठीक है, तो यहाँ पर ये हमें बता रहा है फर्म लेवल ग्राउंड पे हम स्टॉक कर सकते हैं, हीप्स में हमें लगाना है, और यहाँ पर हमें कवर में दे रहा है ओपन में हम इसको रख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर तीसरे नंबर पे देखें तो यहाँ पर हमें दे रहा है ब्रिक्स एंड ब्लॉक्स। ब्रिक और ब्लॉक के बारे में हमें यहाँ पर बता रहा है। तो यहाँ पर इसने हमें बताया सबसे पहले कि हमें फर्म लेवल ग्राउंड पे, यानी कि एक ग्राउंड को लेवल कर दिया आपने, ठीक है, और नॉर्मल आपका जो ग्राउंड लेवल है उस पर आप ब्रिक्स को जो है स्टॉक कर सकते हो। और आपको टीयर्स में, यानी कि ईंटों के भी आपके चट्टे लगाए जाते हैं, टीयर्स में आप उसको रख सकते हो, और वो आपके वर्टिकल लगाए जाएंगे, ठीक है। तो ईंट आपकी वर्टिकल ऐसे चट्टे लगाए जाते हैं, और इसको आप ओपन में रख सकते हो। इसमें आपको कोई शेड वगैरह की जरूरत नहीं है, धूप आती है, पानी आता है, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रिक्स आपकी इजीली स्टॉक की जा सकती है। तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पर हर एक मटेरियल के बारे में, यहाँ पर आप देखेंगे सारे मटेरियल आपको, नीचे काफी लिस्ट लंबी है, ये आपको टाइल्स के बारे में बता रहा है, क्ले कंक्रीट के बारे में बता रहा है, सेरेमिक टाइल्स है, स्टील है, एल्युमिनियम सेक्शन है, डोर विंडोज वेंटिलेशन है, रूफिंग शीट्स है, सारे मटेरियल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको बेस कैसा चाहिए, स्टैक कैसे करना है, और आपको टाइप ऑफ कवर क्या चाहिए, ये 3 कैटेगरी उसने दे दी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर पता लग जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं, ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है, जो कि हमें आरसीसी के लिए दे रखा है। अब चाहे आपका स्टील है या कंक्रीट है या शटरिंग है, आपका सेंटरिंग है, ये सारे आपके जो है आरसीसी के पार्ट है। तो सारी चीजों की डिटेल आपको चैप्टर नंबर 5 में मिलेगी आरसीसी के बारे में। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर आप मान लीजिए आपको पता करना है कि आपके कौन कौन से आईएस कोड्स यूज किए जाते हैं कंक्रीट के लिए, तो यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ आईएस कोड मिल जाएगी। और ये आपको यहाँ पर इसने बता रखा है कंटेंट क्या क्या है आरसीसी में, वो आपको सारा बता रहा है। और उसमें बता रहा है आपको लिस्ट ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड आईएस कोड, और ये आपको पेज नंबर 127 पे मिल जाएगा। इसमें कौन कौन से टेस्ट की जरूरत आपको पड़ेगी वो यहाँ पर आपको बता रहा है, और ये पेज नंबर 123 पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 123 पे हम डायरेक्टली चलते हैं। तो इसने यहाँ पर हमें बताया लिस्ट ऑफ मैंडेटरी टेस्ट, यानी कि कौन कौन से जरूरी टेस्ट हैं जो कि कंक्रीट पे किए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर हमें बता रहा है ये आरसीसी यानी कि कंक्रीट की बात कर रहा है, लेकिन ये नॉमिनल मिक्स की बात कर रहा है। नॉमिनल मिक्स कंक्रीट पे कौन कौन से आपके टेस्ट किए जाएंगे। नॉमिनल मिक्स के अलावा आपका डिजाइन मिक्स भी होगा, रेडी मिक्स भी होगा, उसमें कुछ अगर टेस्ट अलग होंगे तो आपको यहाँ पर बता रखा होगा, ठीक है। क्लॉज नंबर 5.4.1 में आपको मिल जाएगा, और इसमें सबसे पहले हमें बता रहा है स्लम्प टेस्ट। कंक्रीट के लिए आपका स्लम्प टेस्ट बहुत जरूरी है, और ये टेस्ट आपका फील्ड और लैब दोनों में किया जा सकता है, ठीक है। ये आपको साथ के साथ बताएगा कि ये आपका फील्ड में होगा या लैब में होगा, तो ये फील्ड और लैब दोनों पे किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर बता रहा है ये मिनिमम क्वालिटी ऑफ मटेरियल फॉर कैरिंग आउट द टेस्ट, यानी कि कम से कम कितनी क्वांटिटी हो जब आपको टेस्ट करने की जरूरत पड़ती है। तो कम से कम 5 क्यूबिक मीटर, अगर कॉलम की बात कर रहे हो 5 क्यूबिक मीटर अगर आप कंक्रीट यूज कर रहे हो तो आपको टेस्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है कि एवरी 20 क्यूबिक मीटर, अगर मान लीजिए आप कॉलम में 100 क्यूबिक मीटर कंक्रीट कास्ट कर रहे हैं तो हर 20 क्यूबिक मीटर पे आपका स्लम्प टेस्ट होगा, ये आपको बता रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से अगर बीम में स्लैब में कास्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको अलग अलग क्वांटिटीज और अलग अलग फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये आप अपने हिसाब से बढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट टेस्ट है वो आपको दे रखा है क्यूब टेस्ट। तो पहले आपका स्लम्प करा रहा है, फिर आपका क्यूब बता रहा है, ठीक है, क्योंकि क्यूब भी आपको कराना पड़ेगा। अब क्यूब टेस्ट जो है वो आपका लैब का टेस्ट है। यहाँ पर देखो फील्ड नहीं लिखा हुआ है, इसने फील्ड में नहीं होगा, ये आपका फील्ड में सिर्फ क्यूब भर के रखे जाएंगे, उसके बाद लैब में जाके आपके जो है ये टेस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये लैब में करना है, उसके बाद ये आपको बता रहा है यहाँ पर कि आपको कम से कम कितनी क्वांटिटी पे जो है ये टेस्ट की जरूरत पड़ेगी, और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यानी कि हर इतनी क्वांटिटी के बाद आपको टेस्ट करना पड़ेगा, वो फ्रीक्वेंसी आपको लास्ट में दे रखी है। और ये अपेंडिक्स, यानी कि आपको अपेंडिक्स ए में ये मिल जाता है, वो डिटेल आपको दे रखी है। इसके बाद ये हमें बता रहा है यहाँ पर आरसीसी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन डिजाइन मिक्स की बात कर रहे हैं। जब हमने नॉमिनल मिक्स की बात की थी जिसमें आपको स्लम्प टेस्ट, क्यूब टेस्ट 2 टेस्ट करने पड़ रहे थे, लेकिन जब हम डिजाइन मिक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका कोर्स एग्रीगेट का अलग टेस्ट होगा, फाइन एग्रीगेट का अलग टेस्ट होगा,
ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर सीमेंट के बारे में बता रखा है। और जब हम कंक्रीट जब हमने मिक्स कर दी तो इंडिविजुअल आपके मटेरियल्स के टेस्ट भी हो रहे हैं। इसके बाद आपने जब कंक्रीट को मिक्स किया, फ्रेश कंक्रीट बनाया, तो उसमें आपका स्लम्प टेस्ट भी होगा, इसमें आपका क्यूब टेस्ट भी होगा। ठीक है, बता रहा है स्लम्प आपका फील्ड में होगा और आपका क्यूब टेस्ट लैब में होगा। ठीक है, और कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट का यहाँ पर आपको बता रहा है ये। ठीक है, ये आपको क्वांटिटी इसमें दे रखी है इस तरीके से। तो आपको मैंने पहले भी बताया नॉमिनल मिक्स का भी होगा, डिजाइन मिक्स का भी होगा, रेडी मिक्स का भी होगा, सबके बारे में इसने यहाँ पर आपको बता रखा है। इसके बाद अगर आपको यहाँ पर देखना है कि आपके कौन कौन से आईएस कोड्स यूज किए जाएंगे आपके कंक्रीट को लेकर के, तो अगर आपको एक कंप्लीट लिस्ट देखनी है जिसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अगर आपको देखना है तो यहाँ पर आपको बता रखा है आपके कौन कौन से आईएस कोड यूज किए जाएंगे जो भी आपके आरसीसी में मटेरियल्स है उसके रिलेटेड, यानी कि कंक्रीट से रिलेटेड कौन सा उसके आईएस कोड्स है उसकी लिस्ट यहाँ पर कंप्लीट दे रखी है। जैसे सबसे पहले आपको IS 226 दे रखा है और ये आपका स्ट्रक्चरल स्टील। अब स्ट्रक्चरल स्टील जो है वो आपका कंक्रीट का ही पार्ट है। ठीक है, तो उसके रिलेटेड यहाँ पर आपको दे रखा है। इसी तरीके से आगे आप देखेंगे तो सारे आईएस कोड आपको बता रखा है, सामने टाइटल भी लिख रखा है कि आईएस कोड नंबर ये किस चीज के लिए है। जैसे कि सीरियल नंबर 2 पे अगर हम देखें IS 2285 मेथड्स फॉर केमिकल एनालिसिस ऑफ स्टील इश्यूज इन वेरियस पार्ट्स। ठीक है, IS 432, और जैसे कि अगर हम 5वें नंबर पे देखें तो यहाँ पर हमें IS 456 भी दे रखा है। ये आपका कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्लान एंड रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, आरसीसी पीसीसी का प्रैक्टिस कोड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कोड है। इसके बारे में अलग से वीडियो बना रखी है, आप लोगों ने देखी होगी। तो IS 456 के बारे में बता रखा है। तो इसी तरीके से जितने भी कोड्स कंक्रीट या कंक्रीट के रिलेटेड मटेरियल की चाहिए वो सारे आपको यहाँ पर लिस्ट देखने को मिल जाती है। इसके अलावा आप लोग मान लीजिए आपको टॉलरेंसेस देखने, टॉलरेंस आपका कंक्रीट कवर का भी हो सकता है, स्टील की कटिंग लेंथ का भी हो सकता है, किसी भी चीज का आपका टॉलरेंस हो सकता है। और CPWD में आपको टॉलरेंस दे रखा है। टॉलरेंस का मतलब है कि आपकी कितनी चीजें ऊपर नीचे हो सकती है mm में, यानी कि कहां तक वो है एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पर इसने आपको दे रखा है टॉलरेंस ऑन प्लेसिंग ऑफ रिइंफोर्समेंट 5.3.3.3 क्लॉज नंबर में आपको दे रखा है। यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करें फॉर इफेक्टिव डेप्थ 200 mm और लेस, और यहाँ पर आपको दे रखा है मोर देन 200 mm, तो यहाँ पर आपका प्लस 10 mm जा सकता है 200 mm और उससे कम की डेप्थ पे, और यहाँ पर आपका 15 mm जा सकता है। ये आपको टॉलरेंस दे रखा है। ठीक है, और टॉलरेंस किस पे देखा है, प्लेसिंग ऑफ रिइंफोर्समेंट। ठीक है, टॉलरेंस इन स्पेसिंग, यानी कि अगर आप स्पेसिंग की कब बात होगी, जब हम स्टील फिक्स कर रहे हैं तो स्पेसिंग में आपका प्लस 10 mm या प्लस 15 mm हो सकता है अगर आपकी डेप्थ 200 mm या 200 mm से ज्यादा है, तो यहाँ पर आपको टॉलरेंस दे रखा है। इसी तरीके से आगे भी आपको जो है वो टॉलरेंसेस दे रखे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर आप देखोगे ये आपको टेबल नंबर 5.4a दे रखी है, इसमें आपको दे रखा है नॉमिनल मास पे। ठीक है, और ये आपको बता रहा है नॉमिनल मास पे यानी कि अप टू एंड इंक्लूडिंग 10। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता रहा है बैच, और यहाँ पर आपको इंडिविजुअल सैंपल, और यहाँ पर इंडिविजुअल सैंपल फॉर कॉइल। ठीक है, यानी कि आप देखोगे कि आपका जो स्टील का जो बंडल आएगा, ठीक है, यानी कि जो आपका पूरा बैच आ रहा है स्टील का, उसमें भी आपका जो है टॉलरेंस हो सकता है। कितना हो सकता है यहाँ पर आपको इसने बता दिया है +-7, यहाँ पर आपको बता रहा है -8 इंडिविजुअल सैंपल में, और +-8 हो सकता है। ठीक है, ओवर 16 ये आपको बता रहा है +-3। ठीक है, यहाँ पर -4 और यहाँ पर +-4। प्लस माइनस जब आपका आ रहा है तो प्लस में 4 भी जा सकता है, माइनस में 4 भी जा सकता है, एक्सेप्टेबल है। लेकिन जहां पर सिर्फ माइनस दिखा रहा है वहां पर आपको बता रहा है कि यहाँ पर आपका जो है माइनस में जा सकता है, प्लस में आप नहीं जा सकते। इसी तरीके से अगर क्लियर कवर की मैं आपको बता दूं, जो आपका क्लियर कवर यूज किया जाता है, यानी कि जो आपका कवर ब्लॉक यूज किया जाता है क्लियर कवर को मेंटेन करने के लिए, तो उसमें आपका कोई भी माइनस में आप नहीं जा सकते हो। अगर आप स्लैब में 20 mm का कवर लगा रहे हो, कॉलम में 40 mm का कवर लगा रहे हो, तो वो उतना आपका मिनिमम है, उससे ऊपर आप जा सकते हो 2, 4, 5 mm, लेकिन माइनस में 1 mm भी आपको टॉलरेंस नहीं मिलता है। ये आपको CPWD में क्लियरली बता रखा है। तो इस तरीके से अगर आपको अपनी नॉलेज को इंप्रूव करना है तो आप CPWD स्पेसिफिकेशंस IS कोड्स को पढ़ के अपनी नॉलेज को इंप्रूव कर सकते हैं। और आपको कौन कौन से IS कोड या CPWD की स्पेसिफिकेशन को कैसे आपको एक्सेस करना है, तो इसके लिए आप हमारी बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस हम लोगों ने बना रखी हैं, आप उसको देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।